हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग के महत्व एवं अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का संबंध कृषि उत्पादों की खरीद एवं बिक्री से होता है। कृषि उत्पादों की खरीद एवं बिक्री एक विशेष मार्केटिंग सिस्टम के अंतर्गत की जाती है। इस सिस्टम के अंतर्गत क्रेता एवं विक्रेता के अलावा अन्य लोगों की भागीदारी एवं भूमिका भी होती है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत हम परिवहन एवं भंडारण जैसे कई सुविधाओं को शामिल करते हैं, कई सेवाओं को हम शामिल करते हैं। इस वीडियो में हम आज एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अर्थ को समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग का अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, इसे हम जानने का प्रयास करते हैं। जब हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग के महत्व की बात करते हैं तो इस सिस्टम का महत्व इस बात में है कि इसके द्वारा क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के संपर्क में आते हैं एवं इनके बीच में बातचीत मोल भाव संभव हो पाता है, जिससे अंततः कृषि उत्पादों की खरीद एवं बिक्री हो पाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पॉइंट में यहाँ लिखा गया है कि विक्रेताओं एवं खरीदारों के बीच बातचीत को सुगम बनाता है, जो अंततः उत्पाद की वास्तविक बिक्री की ओर ले जाता है। मार्केटिंग सिस्टम जो है ये क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच में एक कड़ी का काम करता है। इनके बीच में संपर्क स्थापित करता है ताकि इनके बीच में बातचीत हो सके, इनके बीच में मोल भाव हो सके, जिसके द्वारा जो है अंततः कृषि उत्पादों की खरीद एवं बिक्री हो पाती है और इससे दोनों वर्गों को फ़ायदा मिल पाता है। इससे किसान जो कि उत्पादक है एवं खरीदार जो कि अलग अलग वर्ग के लोग हो सकते हैं, उन्हें फ़ायदा मिलता है। किसान अपने उत्पादों को एक मूल्य पर खरीदारों को बेच पाते हैं और खरीदारों के अंतर्गत जैसे हम कंज्यूमर्स हो सकते हैं या फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को रन करने वाले लोग हो सकते हैं, उन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कृषि उत्पादों को खरीदने का मौका मिलता है। अतः कृषि मार्केटिंग सिस्टम की जब हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो इस सिस्टम का एफिशिएंट या दुरुस्त होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच में एक संवाद, एक संपर्क स्थापित हो सके। अतः हमें इसे एफिशिएंट बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी महत्व की बात अगर मैं आपसे कहूँ तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम कृषि उत्पादों के मूल्य को निर्धारित करने का काम करती है। ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम ही है जिसके द्वारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का मूल्य या प्राइस जो है वो निर्धारित होता है। कंज्यूमर्स को कितना मूल्य पे करना है या उत्पादक को उनके उत्पाद के बदले में कितना मूल्य प्राप्त होगा, इसका निर्धारण कृषि विपणन प्रणाली के अंतर्गत की जाती है और आप इस प्रणाली के अंतर्गत कई लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका को पाते हैं। इसके अंतर्गत क्रेता आते हैं, विक्रेता आते हैं, बिचौलिए आते हैं और अन्य सेवाएं भी आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया परिवहन और भंडारण की सेवाएं। और इन सभी का मूल्य के निर्धारण में एक विशेष योगदान होता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मूल्य का निर्धारण केवल और केवल विक्रेताओं यानी किसानों के द्वारा या व्यापारियों के द्वारा किया जाता है। इसके निर्धारण में वस्तुतः कंज्यूमर्स या उपभोक्ताओं का भी एक विशेष योगदान है। अगर उपभोक्ताओं किसी विशेष कृषि उत्पाद की ज़्यादा डिमांड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके मूल्य या उनके प्राइस में हमें वृद्धि देखने को मिलेगा, और अगर डिमांड में कमी आती है तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे फिर मूल्य में भी हमें कमी देखने को मिलेगा। तो उपभोक्ता कैसे बिहेव कर रहे हैं, इससे मूल्य पर असर पड़ता है। और साथ ही साथ मूल्य का निर्धारण जो है कुछ हद तक विक्रेताएं भी करते हैं, किसान और व्यापारी भी करते हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि मूल्य के निर्धारण में कृषि व्यापार के अंतर्गत आने वाले जितनी भी सुविधाएं होती हैं, इन सब का भी एक विशेष योगदान होता है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि कृषि प्रणाली के अंतर्गत या एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम के अंतर्गत एक सुविधा है जिसका एक महत्वपूर्ण स्थान है, वो है परिवहन की सुविधा। और हम सभी जानते हैं कि परिवहन की सुविधा का एक विशेष स्थान होता है मूल्य के निर्धारण में। यदि किसान अपने उत्पाद को दूर दराज इलाकों में ले जाए और वहाँ पे बेचे, ट्रांसपोर्ट के जरिए दूर दराज इलाकों में ले जाकर वहाँ पर बेचे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें अपने उत्पादों के बदले में कम
नहीं बल्कि ज़्यादा दाम मिलेंगे। वहीं अगर वे परिवहन की सुविधा को नहीं लेते हैं और लोकल मंडी में ही अपने उत्पादों को बेचते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें अपने उत्पादों के बदले में कम मूल्य प्राप्त होंगे। तो आप देख सकते हैं कि परिवहन का एक विशेष स्थान होता है कृषि वस्तुओं के मूल्य के निर्धारण में। अतः हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम के अंतर्गत जितने भी भागीदार आते हैं, जितनी भी सुविधाएं आती हैं, उन सभी का योगदान होता है कृषि वस्तुओं के मूल्य के निर्धारण में। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम ही कृषि वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण करती है, उस मूल्य का निर्धारण जिस पर उपभोक्ताओं को अनाज या अन्य कृषि उत्पाद मिल पाते हैं और किसानों को उनके मेहनत के बदले में मुनाफा मिलता है। तीसरा महत्व अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही ज़रूरी है समझना कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम ये एग्रीकल्चर और रूरल इकॉनमी के डेवलपमेंट के लिए सबसे प्रमुख तत्व है। इसे हम कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में एक अहम स्थान प्रदान करते हैं। यदि मार्केटिंग सिस्टम एफिशिएंट होगा, यदि मार्केटिंग सिस्टम दुरुस्त होगा तो किसानों को उनके अनाज के बदले में, किसानों को उनके फसल के बदले में बेहतर प्राइस मिल पाएंगे, बेहतर मूल्य मिल पाएंगे, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति में उन्नति होगी और इससे फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास संभव हो पाएगा। यदि मैं और विस्तार के साथ कहूँ तो आप इसे इस क्रम में समझ सकते हैं कि यदि मार्केटिंग सिस्टम एफिशिएंट है, दुरुस्त है, तो किसानों का शोषण या एक्सप्लॉयटेशंस नहीं हो पाएगा, बल्कि उन्हें उनके उत्पादों के बदले बेहतर प्राइस मिल पाएंगे, बेहतर मूल्य मिल पाएंगे, जिससे कि वे आसानी से अपने कर्ज को चुका पाएंगे। साथ ही साथ जो है वे कृषि में निवेश कर पाएंगे एवं वे अपने बच्चों को अच्छे बेहतर स्कूल्स में भेज पाएंगे, अपने लिए बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा को मुहैया कर सकते हैं और इससे फिर हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक विकास देखने को मिल सकता है। चूँकि आय ही विकास का स्रोत होता है, अगर किसानों को इस मार्केटिंग सिस्टम से बेहतर प्राइस मिलेंगे तो उनकी आय में वृद्धि होगी और आय में वृद्धि होने से फिर डिमांड में वृद्धि होने लगती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मांग में वृद्धि होगी और जैसे जैसे मांग बढ़ेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आप देखेंगे कि सप्लाई में भी वृद्धि हो रही है। वहाँ पे अनेक तरह के उत्पादक वर्ग और सप्लायर्स जो है अपने एस्टैब्लिशमेंट को ओपन करना चाहेंगे। वहाँ पे मॉल खुलेंगे, वहाँ पे निजी स्कूल्स खुलेंगे, वहाँ पे निजी हॉस्पिटल्स खुलेंगे। आज ग्रामीण क्षेत्र में इनका अभाव आपको देखने को मिलता है। इसका एकमात्र कारण यह है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है। इस अर्थव्यवस्था में लोगों के पास क्रय क्षमता की कमी है। अतः कोई भी सप्लायर, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपने एस्टैब्लिशमेंट को ओपन करना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर मार्केटिंग सिस्टम दुरुस्त होगा, मार्केटिंग सिस्टम बेहतर होगा तो किसानों को उनके अनाज के बदले में, उनके फसल के बदले में बेहतर प्राइस मिल पाएंगे, जिनसे कि उनकी आय में बढ़ोतरी होगी और ये आय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आय का स्रोत बनेंगी, जिससे कि उत्पादक वर्ग और सप्लायर्स जो है आकर्षित होंगे और वे अपने एस्टैब्लिशमेंट को वहाँ ओपन करना चाहेंगे। तो हमें गांव में अब निजी बाज़ार देखने को मिलेंगे, निजी विद्यालय, निजी स्कूल्स हमें देखने को मिलेंगे। सभी तरह हमें गांव में विकास देखने को मिलेगा और साथ ही साथ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि इन एस्टैब्लिशमेंट को ओपन करने के लिए ऑब्वियस सी बात है सरकार के ऊपर दबाव बनेगी कि वहाँ पे वे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करें। अतः हमें एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को दुरुस्त बनाना है यदि हम भारत की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था का इंजन रूरल इकॉनमी को माना जाता है। रूरल इकॉनमी ही भारत की अर्थव्यवस्था को आगे लेकर जाती है। आज भी 69% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन जो है गाँव में निवास करती है। अगर ये 69% ऑफ पॉपुलेशन गरीब रहेंगे, पिछड़े रहेंगे, इनमें आय की कमी रहेंगी तो ऑब्वियस सी बात है भारत जो है कभी भी विकास नहीं कर पाएगा, भारत पिछड़ा ही रहेगा। लेकिन जैसे ही इनकी आय में वृद्धि होगी ऑब्वियस सी बात है भारत भी विकास करेगा। और चूँकि ज़्यादातर गांव में रहने वाले लोग कृषि पर निर्भर है तो यह आवश्यक है कि हम
एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को एफिशिएंट बनाए, दुरुस्त बनाए, ताकि किसानों को उनके फसल के बदले में बेहतर मूल्य मिल सके, जिससे कि हमारी रूरल इकॉनमी का और साथ ही साथ एग्रीकल्चर का विकास और ग्रोथ जो है संभव हो पाएगा। ये तीसरा महत्व मैंने आपको बताया। चौथा और अंतिम महत्व मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आप यह देखेंगे कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम बाज़ार में जो लोग भाग लेने वाले हैं उनके व्यवहार को, उनके बिहेवियर को भी प्रभावित करती है। ये मार्केटिंग सिस्टम ही है जो क्रेताओं और विक्रेताओं के बिहेवियर को, उनके व्यवहार को प्रभावित करती है। ये केवल क्रेता और विक्रेताओं के व्यवहार को प्रभावित नहीं करती है, बल्कि मार्केट आउटकम्स को भी इन्फ्लुएंस करती है, बाज़ार के परिणामों को भी प्रभावित करती है। हम इसे ज़रा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। हम सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम में 3 विशेष वर्ग होते हैं। पहला वर्ग जो है वो है क्रेता का, खरीदार। ये खरीदार व्यापारी हो सकते हैं, छोटे व्यापारी हो सकते हैं, बड़े व्यापारी हो सकते हैं। क्रेता वर्ग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को चलाने वाले हो सकते हैं, या ऐसे इंडस्ट्रीज़ को चलाने वाले हो सकते हैं जिसमें कृषि उत्पादों को कच्चा माल या रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है, या फिर ख़रीदार जो है हम और आपकी तरह कंज्यूमर्स हो सकते हैं। दूसरा पार्टिसिपेंट्स आप देखेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम में है, वो है विक्रेताओं का। ये विक्रेता फिर से या तो किसान हो सकते हैं या फिर छोटे और बड़े व्यापारी हो सकते हैं, जो कि किसानों से अनाज और फसल को खरीद कर दूसरे या अन्य वर्गों को बेचते हैं। ये 2 वर्ग या इनके व्यवहार का संबंध जो है, सीधा संबंध जो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम से होता है। जब एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम में किसी भी तरह के बदलाव हमें देखने को मिलता है तो इसका असर, इसका प्रभाव जो है इन क्रेताओं और विक्रेताओं के व्यवहार के ऊपर पड़ता है। ये एक विशेष रूप से रिएक्ट करते हैं इन बदलाव को लेकर, और फिर इससे फिर मार्केट आउटकम्स या मार्केट के परिणाम जैसे डिमांड, सप्लाई और मूल्य में हमें बदलाव देखने को मिलता है। यदि मान लीजिए कि गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी बनाती है जिससे कि हमारे सप्लायर या हमारे विक्रेता वर्ग जो है प्रभावित होंगे, किसान प्रभावित होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उनके व्यवहार में यहाँ एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि किसान वर्ग हतोत्साहित होकर वे अपने प्रोड्यूस के उत्पादन में कमी लाएंगे, जिससे कि बाज़ार में सप्लाई में कमी आ जाएंगी और इसका प्रभाव जो है मूल्य के ऊपर में मूल्य पर पड़ेगा। मूल्य जो है धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। वहीं अगर कोई एक अच्छी पॉलिसी लाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा जिससे कि हमारे किसान वर्ग जो है प्रोत्साहित होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इससे सप्लाई में वृद्धि होगी और इस वृद्धि के फलस्वरूप जो है कृषि मूल्य में हमें कमी देखने को मिलेगा। तो बाज़ार के जो परिणाम हैं, मार्केट्स के जो आउटकम्स है, चाहे डिमांड हो, सप्लाई हो या फिर कृषि वस्तुओं का मूल्य हो, इसका सीधा संबंध जो है क्रेताओं और विक्रेताओं के व्यवहार पर निर्भर करता है। और क्रेता और विक्रेताओं के व्यवहार जो है वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम या इसके लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है उसके द्वारा प्रभावित होते हैं। तो आप इस तरीके से एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम के इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। मैं फिर से आपको पॉइंट्स बताता हूं। सबसे पहले आप याद रखें कि मार्केटिंग सिस्टम के माध्यम से ही क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच में संपर्क स्थापित हो पाता है, इनके बीच में बातचीत होती है, इनके बीच में मोल भाव होता है और जिसके फलस्वरूप अंततः कृषि उत्पादों की खरीद और बिक्री होती है और इससे दोनों वर्ग क्रेता और विक्रेता लाभान्वित होते हैं। दूसरा महत्व मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम एग्रीकल्चरल आउटपुट के प्राइस को निर्धारित करने का काम करती है। जब हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम एग्रीकल्चर आउटपुट के प्राइस का निर्धारण करती है, तो इसका तात्पर्य यह है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम के अंतर्गत आने वाले जितने भी तत्व होते हैं, जितनी भी सेवाएं होती है, उनका एक विशेष योगदान है मूल्य के निर्धारण में। मैंने आप लोगों को बताया, चाहे क्रेता हो या विक्रेता हो या बिचौलिए हो, चाहे ये परिवहन की सेवा हो, भंडारण की सेवा हो या गुणवत्ता की परख की सेवा हो, इन सभी का एक विशेष योगदान होता है कृषि वस्तुओं के मूल्य के निर्धारण में। तीसरा मैंने आप लोगों को महत्व बताया कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम रूरल इकॉनमी एवं एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए सबसे अहम कड़ी है।
अगर हम एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट चाहते हैं, रूरल इकॉनमी को और ज़्यादा विकसित देखना चाहते हैं, तो हमें एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को एफिशिएंट बनाना होगा, इसको दुरुस्त बनाना होगा। अगर ये एफिशिएंट एवं दुरुस्त होगा तो हमारे किसानों को उनके फसलों के बदले में बेहतर मूल्य मिल पाएंगे। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आय में वृद्धि होगी, वहाँ समग्र मांग में हमें वृद्धि देखने को मिलेंगी और फिर हम सभी तरफ एग्रीकल्चर इकॉनमी या फिर रूरल इकॉनमी में डेवलपमेंट या ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता। और अंततः मैंने आपसे बताया कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम या इसके लिए जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है, इसके लिए जो निर्णय लिए जाते हैं, ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम के अंतर्गत आने वाले क्रेताओं और विक्रेताओं दोनों के व्यवहार को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं और इसके फलस्वरूप फिर मार्केट आउटकम्स इन्फ्लुएंस होता है, चाहे डिमांड हो, सप्लाई हो या फिर एग्रीकल्चर आउटपुट के प्राइस हो। क्रेताओं और विक्रेताओं के व्यवहार में जब परिवर्तन आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड, सप्लाई और प्राइस भी प्रभावित होगा। ये महत्व है एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम का। इस महत्व को जानने के बाद चलिए हम अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग का क्या अर्थ होता है यह समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर मार्केटिंग को हम हिंदी में कृषि विपणन कहते हैं। अब हम कृषि विपणन के अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का क्या अर्थ होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो परिभाषा दिया गया है ये संकीर्ण परिभाषा है। इस कॉन्सेप्ट को, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को आप नैरो वे में एज वेल एज ब्रॉड वे में डिफाइन कर सकते हैं। आप इसे संकीर्ण और वृहत दोनों रूपों में डिफाइन कर सकते हैं। आपके सामने जो डेफिनेशन है ये संकीर्ण डेफिनेशन है, ये संकीर्ण परिभाषा है एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम का, जिसमें यह लिखा गया है कि कृषि विपणन का तात्पर्य कृषि उपज की बिक्री और खरीद से है। यहाँ पे यह बताया गया कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम का जो तात्पर्य है वह एग्रीकल्चरल आउटपुट के खरीद और बिक्री से होता है। यह एग्रीकल्चर आउटपुट के खरीद और बिक्री से होता है। यह क्यों संकीर्ण परिभाषा है और इस परिभाषा में क्या डिमेरिट आपको देखने को मिलता है, क्या आपको दोष देखने को मिलता है। देखिए, इस परिभाषा में केवल कृषि वस्तुओं के क्रय और विक्रय के बारे में कहा गया है। यहाँ यह कहा गया है कि जब कृषि वस्तुओं की खरीद और बिक्री होती है तो हम इसे एग्रीकल्चर मार्केटिंग या हम इसे कृषि विपणन कहते हैं। किंतु इस परिभाषा में एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंतर्गत आने वाले कई पहलुओं को इग्नोर किया गया है, उसे दरकिनार कर दिया गया है, जिसका सीधा संबंध एग्रीकल्चरल आउटपुट के प्राइस पर होता है। कई ऐसी सेवाएं हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंतर्गत जिसका असर जो है मार्केट आउटकम पे होता है, जिसका असर जो है कृषिगत वस्तुओं के मूल्य पर होता है। इसमें आप देखेंगे एक भंडारण, मैंने आप लोगों को बताया कि एक सेवा जो है वह है उत्पाद के परिवहन, और उत्पाद के परिवहन का सीधा संबंध जो है उत्पाद के मूल्य पर होता है। हमने आपको बताया अगर उत्पाद का परिवहन शहरों में किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उत्पाद के मूल्य में हमें वृद्धि देखने को मिलेंगे। वहीं अगर परिवहन नहीं हो पाती है तो मूल्य किसानों को कम मिलते हैं। भंडारण एक अन्य सुविधा है, भंडारण एक अन्य सेवा है जिसका भी असर जो है वो कृषि मूल्य पर होता है या यह एग्रीकल्चर मार्केटिंग के आउटकम को प्रभावित करता है। जब हम यह कहते हैं कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग का तात्पर्य केवल कृषि उपज के खरीद और बिक्री से है तो यह परिभाषा, यह डेफिनेशन उन सभी पहलुओं को नज़रअंदाज करता है जिसका सीधा संबंध बाज़ार के परिणामों पर हो, जिसका सीधा संबंध जो है कृषि के मूल्य पर हो, जिसका सीधा संबंध जो है कृषिगत वस्तुओं के डिमांड और सप्लाई पर होता है। अतः
हमें क्या करना है, हमें एक वृहद परिभाषा को यहाँ पे लाना है। आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से क्रियाकलाप होते हैं, वो कौन कौन सी सेवाएं हैं जो कि कृषिगत वस्तुओं के मूल्य को प्रभावित करती है, वो कौन कौन सी सेवाएं हैं जो कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग के आउटकम को या एग्रीकल्चर मार्केटिंग में जो डिमांड और सप्लाई की स्थिति है उसको प्रभावित करती है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी सेवाओं को लिखा गया, जैसे देखिए उपज की ग्रेडिंग। गुणवत्ता को जानने के लिए उपज की ग्रेडिंग करवाना आवश्यक होता है। अगर किसान अपने द्वारा उत्पादित की गई उत्पादों को ग्रेडिंग करवाते हैं तो बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि उनके द्वारा उत्पादित की गई उपज बेहतर है या घटिया किस्म की है, और इसके अनुसार वे अपने उत्पादों का प्राइस या मूल्य को निर्धारित कर पाएंगे। अगर उपज की गुणवत्ता कम होगी तो प्राइस कम मिलेंगे, अगर बेहतर उपज होगी, गुणवत्ता अच्छी होगी तो प्राइस बेहतर होगा। आप देख रहे हैं कि ग्रेडिंग की जो सुविधा है या ग्रेडिंग की जो सेवा है यह मूल्य को प्रभावित करता है। यह एग्रीकल्चर मार्केटिंग में प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है। अतः जब हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग को डिफ़ाइन करते हैं तो उसके अंतर्गत इस सेवा या इस सुविधा की बात हमें करनी चाहिए। उसी तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि उपज का परिवहन यह भी मूल्य को निर्धारण करने में या डिमांड और सप्लाई को प्रभावित करने में इसका एक विशेष योगदान है। उपज का भंडारण, अगर आप कुछ समय तक भंडारण करते हैं अपने उपज का, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फसल के कटाई के तुरंत बाद गलट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा उत्पाद जो है बाज़ार में आ जाते हैं और किसानों को अपने उत्पाद के बदले में काफ़ी कम मूल्य मिल पाते हैं। लेकिन यदि किसान के पास भंडारण की सुविधा है तो वे अपने द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं को फसल के कटाई के बाद थोड़े समय के लिए संग्रहित करके रख सकते हैं, और जब मार्केट में जब उनके मूल्य बढ़ेंगे तब बेचकर वो बेहतर प्राइस को पा सकते हैं। वहीं भंडारण की सुविधा अगर किसानों के पास उपलब्ध नहीं है तो वे मजबूर होकर फसल के कटाई के तुरंत बाद ही अपने फसलों को बेचेंगे और इस दौरान उन्हें अपने उत्पादों के बदले में कम मूल्य प्राप्त होगा। आप देख सकते हैं ये सारी सुविधाएं, इसमें एक आपका प्रोसेसिंग भी है। एलिमेंट्री प्रोसेसिंग की मैं बात कर रहा हूँ, बेसिक प्रोसेसिंग की बात कर रहा हूँ कि जब फसल की कटाई होती है तो थोड़ा उसे हमें धोना पड़ता है, थोड़ा हमें साफ़ करना होता है, हमें हस्क को ग्रेन से अलग करना होता है। ये प्राथमिक स्तर पे जो है प्रोसेसिंग का काम है, और इसके फलस्वरूप भी जो है एग्रीकल्चर आउटपुट के प्राइसेस में हमें वृद्धि देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ सेवाएँ हैं, कुछ सुविधाएँ हैं जो कि मार्केट आउटकम को प्रभावित कर रही है, जो कि कृषिगत वस्तुओं के मूल्य के निर्धारण में एक भूमिका अदा करती है। अतः हमें एग्रीकल्चर मार्केटिंग को डिफ़ाइन करते समय इन सारे सुविधाओं का भी ध्यान रखना होगा, इन सारे सुविधाओं के बारे में भी हमें मेंशन करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परिभाषा में अन्य सभी पहलुओं को शामिल होने चाहिए। खरीद और बिक्री के अलावा, खरीद और बिक्री के अलावा एग्रीकल्चर मार्केटिंग को जब हम परिभाषित करते हैं, जब हम इसे डिफ़ाइन करते हैं तो इसमें अन्य पहलू भी शामिल होने चाहिए जिसका सीधा असर मार्केट आउटकम पे होता है, जिसका सीधा असर जो है एग्रीकल्चर आउटपुट के प्राइस पे होता है। तो अब हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग के कृषि विपणन को या कृषि विपणन के वृहद परिभाषा को हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप इसे नैरो टर्म्स में डिफ़ाइन कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का अर्थ केवल और केवल कृषि उपज की खरीद और बिक्री से होता है। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया यह एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, इसमें उन पहलुओं को ध्यान नहीं रखा गया है जिसका असर मार्केट आउटकम पे होता है। तो जब आप बृहद रूप से इसे डिफ़ाइन करते हैं, ब्रॉड डेफिनेशन आप प्रोवाइड करते हैं, तो आप देखेंगे इन सभी पहलुओं को यहाँ पे शामिल किया जाता है। चलिए आप कुछ यहाँ पे पॉइंट्स देखिए। यहाँ पे यह लिखा गया है कि कृषि विपणन का तात्पर्य केवल कृषि उत्पादन की खरीद और बिक्री से नहीं है। आप इसे याद रखिए, ये एक परसेप्शन है, ये परसेप्शन है। जब हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात करते हैं तो सभी ये समझते हैं कि इसका तात्पर्य केवल एग्रीकल्चर आउटपुट के खरीद और बिक्री से होता है।
लेकिन नहीं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का संबंध जो है केवल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के खरीद और बिक्री से नहीं है। अगर आप मोटे तौर पे बात करें, अगर आप बृहद तौर पे बात करें, तो देख सकते हैं कि कृषि विपणन में कृषि उत्पादन की बिक्री के अलावा निम्नलिखित कार्य शामिल हैं। तो जब हम मार्केटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें एग्रीकल्चर आउटपुट की गुणवत्ता को जानने के लिए ग्रेडिंग की सुविधा भी आती है। इसके अंतर्गत प्रोसेसिंग की सुविधा है, इसके अंतर्गत भंडारण की सुविधा है, इसके अंतर्गत परिवहन भी आते हैं, और फिर फाइनली इसके अंतर्गत जो है वो फसल की खरीद और बिक्री आती है। अतः आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे? तो कृषि विपणन एक बहुत ही व्यापक शब्द है जिसमें ऐसी सभी गतिविधियों को शामिल किया जाता है, इसमें सभी सेवाओं को शामिल किया जाता है जिसका प्रभाव कृषिगत वस्तुओं के मूल्य पर होता है, जिसका प्रभाव कृषिगत वस्तुओं के डिमांड और सप्लाई पे होता है। अतः हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम जो है इसके अंतर्गत फसल के कटाई के बाद आने वाली कई गतिविधियों को रखा जाता है। इसके अंतर्गत हम फसल के कटाई के बाद जब हम ग्रेडिंग करते हैं वो मार्केटिंग सिस्टम का हिस्सा माना जाता है, उसका हम भंडारण करते हैं, उसका हम परिवहन करते हैं, और जब हम उसे बेचते हैं तो ये सारे सुविधाएं एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो जब हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात करेंगे, जब हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम की बात करेंगे, तो आप ये ना समझिए कि इसका संबंध केवल खरीद और बिक्री से है, रादर इसके अंतर्गत जो है ग्रेडिंग, परिवहन, भंडारण सभी चीज़ आते हैं। इस जानकारी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। आप अगले वीडियो में यह जानेंगे कि एक आदर्श मार्केटिंग सिस्टम की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, वो कौन कौन सी दशाएं कंडीशंस उपलब्ध होनी चाहिए एक मार्केटिंग सिस्टम को आदर्श बनाने के लिए। और साथ ही साथ हम इंडिया के एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को जानने की कोशिश करेंगे। हम ये देखेंगे कि भारत के एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं। जय हिंद, धन्यवाद।